ऐसा इंपॉर्टेंट मॉडल प्रैक्टिस पेपर लेके आ गया हूं कि अगर आपने ये प्रैक्टिस कर लिया तो आप लोगों का हिंदी का पेपर 1 नंबर का हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर आप खुद देखना भाई कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अगर आपने ये पूरा पक्का कर लिया तो सारे के सारे क्वेश्चंस जो है आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे क्वेश्चंस आपको डायरेक्ट देखने को मिलेंगे। तो आज की वीडियो में कोई पीडीएफ नहीं है। जिसको अपना हिंदी का पेपर अच्छा करना हो वीडियो को कंप्लीट देख लेना, वरना आपकी मर्जी है, क्योंकि ये वो क्वेश्चंस हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पूरे पेपर के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भरे हुए हैं। एक एक क्वेश्चन छाट के लेके आया हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए HBSC बोर्ड क्लास 12 हिंदी। अब जैसा कि आपको पता है सबसे पहले आएगा अपठित गद्यांश। जैसे इंग्लिश का पेपर तुम्हारा 1 नंबर का हुआ, उसमें भी सबसे पहले क्या आता था? पैसेज आता था। तो वैसे ही ये हिंदी का पैसेज है, ये मान लो बस, ठीक है। वो इंग्लिश के पैसेज होते हैं, हिंदी में उनको अपठित गद्यांश बोल देते हैं, यानी कि बिना पढ़ा हुआ गद्यांश। तो ये कहीं से भी आ सकता है, लेकिन अगर तुमको ये करना आ गया तो दोस्त कैसा भी आ जाओ तुम लोग कर दोगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले मैंने आपको ट्रिक बता रखी है। क्वेश्चन पढ़ना है, कीवर्ड पकड़ना है और पैसेज में ढूंढना है, यानी कि गद्यांश में ढूंढना है उसका आंसर। तो यहाँ पर है, मानव जीवन की रीढ़ की हड्डी विद्यार्थी जीवन को क्यों माना जाता है, ठीक है। तो रीढ़ की हड्डी पकड़ लो यहाँ से, ठीक है। एक बार ऑप्शंस भी देख लो। विद्यार्थी पूरे जीवन चलता है, विद्यार्थी जीवन ही सुखमय जीवन होता है, विद्यार्थी जीवन में संस्कार स्थायी होते हैं, विद्यार्थी जीवन में ज्ञान प्राप्त होता है। एक बार ऑप्शन पढ़ लिए तो अब हमारे दिमाग में आ गया कि भाई क्या क्या आंसर हो सकता है। तो अब हमें रीढ़ की हड्डी, हमने कीवर्ड पकड़ा, ढूंढ यहाँ पर विद्यार्थी जीवन को मानव जीवन की रीढ़ की हड्डी, ये मिल गया हमें कीवर्ड। तो इसके पास आसपास ही हमें आंसर मिलेगा। आगे देखिए, रीढ़ की हड्डी कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि विद्यार्थी काल में बालक में जो संस्कार पड़ जाते हैं वह जीवन भर अमिट रहते हैं। यानी कि एक बार जो संस्कार पड़ गए विद्यार्थी जीवन में, बच्चे में, वही रहते हैं फिर, समझ गए। तो इसमें देखिए ऑप्शन यहाँ पर सी, विद्यार्थी जीवन में संस्कार स्थायी होते हैं, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ भी संस्कारों की बात हो रही है और वहाँ भी संस्कार ही था उसका आंसर, ठीक है। तो ऐसे आपको आंसर ढूंढने हैं, इतना ही इजी आएगा अगर तुमको करना आ गया तो, ठीक है। तो पहले आंसर का क्या हो जाएगा? पहले क्वेश्चन का आंसर सी हो जाएगा, विद्यार्थी जीवन में संस्कार स्थायी होते हैं। आगे चलते हैं। आदर्श विद्यार्थी का गुण नहीं है पूछा है, ठीक है। तो देखो ये तो तुम्हें भी पता होगा भाई, आदर्श विद्यार्थी यानी कि एक अच्छे विद्यार्थी का गुण क्या नहीं है? पहला है परिश्रम करना, तो ये तो गुण होना चाहिए, ठीक है। परिश्रम करना मतलब मेहनत तो करनी चाहिए। अगला है अनुशासन में रहना, ये भी होना चाहिए। अगला है नियम न मानना, तो ये नहीं होना चाहिए गुण, ठीक है। नियम तो मानने चाहिए भाई, ठीक है। और ये इसमें भी आप देखेंगे, देखिए यहाँ पर कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए, विद्यार्थी काल में जो बालक श्रम यानी कि मेहनत, अनुशासन, संयम, समय और नियमन के साँचे में ढल जाता है, यानी कि नियम मानता है, वह आदर्श विद्यार्थी बनकर सभ्य नागरिक बन जाता है। तो यहाँ पर इसका आंसर हम क्या कर लेंगे? आदर्श विद्यार्थी का गुण नहीं है, तो क्या नहीं है? नियम न मानना, यानी कि ये गुण नहीं होना चाहिए आदर्श विद्यार्थी में। क्या होने चाहिए? परिश्रम करना चाहिए उसको, अनुशासन में रहना चाहिए और समय का सदुपयोग करना चाहिए। तो इसका आंसर क्या कर लेंगे? सी कर लेंगे। अगला है संसार को सौरभ देना से क्या तात्पर्य है? तो ये कोई लाइन लिखी होगी हमारे गद्यांश में, उसका अर्थ पूछा है, संसार को सौरभ देना। एक बार ऑप्शन पढ़ लीजिए। संसार में सुगंध फैलाना, संसार को हरा भरा करना, संसार को सुगंधित द्रव्य देना, संसार को बेहतर बनाना। तो मेरे हिसाब से जहाँ तक हमारी नॉलेज है ऑप्शन डी ही होगा, लेकिन हमें तो भाई गद्यांश में देखना है ना। तो संसार को सौरभ देना ये कीवर्ड है, इसको ढूंढते हैं कहाँ पर लिखा हुआ है। तो ये देखिए, सौरभ देना, ये रहा, संसार को सौरभ देना। तो इस पूरी लाइन को स्टार्टिंग से पढ़िए। जिस वृक्ष को प्रारंभ में सुंदर सिंचन और खाद मिल जाती है वह पुष्पित और पल्लवित होकर संसार को सौरभ देने लगता है। यानी कि इसी प्रकार विद्यार्थी काल में जो बालक श्रम, अनुशासन और संयम के नियम के साँचे में ढल जाता है वह आदर्श विद्यार्थी बनकर सभ्य नागरिक बन जाता है। यानी कि सभ्य नागरिक बन जाएगा तो क्या करेगा भाई? संसार में क्या करेगा? संसार को बेहतर बनाएगा। तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। यानी कि बिल्कुल क्लियर नहीं लिखा हुआ है, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा तुम्हें। भाई कोई भी इंसान है वो सभ्य बन जाएगा, ठीक है, अच्छा पढ़ा लिखा बन जाएगा, तो क्या करेगा? संसार को सही चलाएगा, संसार के लिए अच्छा होगा। और कोई चोर उटक्का बन जाएगा, ठीक है, चोरी करेगा, तो वो उसके लिए, संसार के लिए गलत है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि भाई कोई अगर जो है अच्छे से पढ़ लिख कर संसार को सौरभ देने का तात्पर्य क्या है? संसार को बेहतर बनाना। थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। इसके अलावा अगला है, गद्यांश में वृक्ष किसका प्रतीक है? तो वृक्ष कहीं लिखा होगा, वृक्ष मतलब पेड़। देखो यहाँ पर वृक्ष कहीं लिखा होगा, ये रहा। जिस वृक्ष को प्रारंभ में सुंदर सिंचन और खाद मिल जाती है वह पुष्पित पल्लवित होकर संसार को सौरभ देने लगता है। इसी प्रकार
विद्यार्थी, यानी कि वृक्ष की तुलना किससे कर रहे हैं? विद्यार्थी से। कि भाई जैसे पेड़ हैं, उनको अगर अच्छा खाद पानी मिल जाता तो वो पेड़ बड़ा बन जाता है, फल देने लग जाता है। ऐसे ही विद्यार्थी को अगर जो है बचपन में ही संस्कार मिल जाते हैं तो वो जो है अच्छा बन जाता है। तो यहाँ पर प्रश्न था गद्यांश में वृक्ष किसका प्रतीक है? तो ऑप्शन बी कर लेंगे, विद्यार्थी। ठीक है, तो ऐसे थोड़ा सा दिमाग लगा के तुम्हें आंसर मिल जाएंगे। इसके बाद हम आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 5 है, गद्यांश में प्रयुक्त शब्द छाटे जो अज्ञान का विपरीतार्थक है, यानी अज्ञान का तुम्हें विलोम पूछा है। ठीक है, तो ऐसे भी आ सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए अज्ञान का विलोम क्या होगा? ऑप्शन से ही पता चल जाएगा, सुंदर, समय, साथ या ज्ञान। तो ज्ञान होगा। ठीक है, और ये आपके गद्यांश में भी होना चाहिए। तो गद्यांश में कहीं ज्ञान लिखा हुआ है, ये भी देखना, ये बात आपको ध्यान रखनी, कभी अपनी तरफ से उत्तर दे दो। गद्यांश में होना भी चाहिए, देखो कहीं ज्ञान लिखा हुआ है क्या। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये रहा, यदि वह मन लगाकर अध्ययन कर लेता है तो उसे ज्ञान मिलता है, ज्ञान लिखा हुआ है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ज्ञान हो जाएगा। ठीक है, यानी अज्ञान का विपरीत अर्थ क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, ज्ञान हो जाएगा। देखिए वैसे तो हमें पता है कि ज्ञान ही होगा उल्टा, लेकिन एक बार चेक कर लेना भाई ये ऑप्शंस में मतलब पैसेज में है भी या नहीं। ठीक है, इसके बाद दूसरा जो आएगा वो आएगा काव्यांश। ये भी बाहर से आएगा, कहीं से भी कोई भी कविता होगी किसी की भी, वो उठा के दे देंगे। ठीक है, और फिर जो है आपसे पूछेंगे कुछ प्रश्न, तो तुम घबराना मत। ठीक है, एक तो तुम्हारी कविताएं हैं किताब वाली, वो तो तुमने पढ़ रखी हैं, ये कहीं से भी आ सकती है। तो इसमें देखिए पहला क्वेश्चन है, फिर पानी बहा होगा से क्या तात्पर्य है? तो ये कहाँ लिखा हुआ है? देखिए फिर पानी बहा होगा, ये देखिए, मैं न रोऊंगा कहा होगा और फिर पानी बहा होगा। तो अब इसका थोड़ा हिंदी मीनिंग करने का कोशिश करिए कि भाई कोई कह रहा है, कोई भी हमें पता नहीं है। ठीक है, बाहर से ही कविता की आती है, पैसेज की लाइनें आती हैं, तो हमें पता नहीं होता कि भाई क्या बात हो रही है, बीच में से उठा के देते हैं। लेकिन थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। ये कह रहा है मैं न रोऊंगा, यानी कोई इंसान है वो कह रहा है मैं न रोऊंगा, उसने ये कहा होगा, यानी कि वो ये कह रहा है कि मैं न रोऊंगा और फिर पानी बहा होगा, लेकिन फिर वो पानी बहा मतलब रो पड़ा होगा। ठीक है, तो इसमें देखिए ऑप्शन, वर्षा हुई होगी, बाढ़ आ गई होगी, पानी का सैलाब आ गया होगा, या फिर आंखों से आंसू बहे होंगे। तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी, कि भाई पहले उसने कहा होगा कि मैं न रोऊंगा और फिर पानी बह गया, यानी मतलब आंखों में आंसू आ गए। जैसे कई बार होता नहीं है, कई कहते हैं ठीक है नहीं रोऊंगा, लेकिन इतने इमोशनल हो जाते हैं कि आंखों में आंसू आ ही जाते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। ऐसे थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, बिल्कुल इजी नहीं आएंगे, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, और एमसीक्यू जो है ना तुम्हारी किताबों के, कविताओं के, व्याकरण के, वो तो अब की बार थोड़े से और ट्रिकी आ सकते हैं। अगर तुम कहोगे तो मोस्ट एक्सपेक्टेड, जो मैंने पिछले साल भी एक वीडियो बनाई थी, 100 एमसीक्यू करवाए थे उसमें। ठीक है, और 100 में से 8-10 तो सेम टू सेम आ गए थे। इस साल भी अगर तुम कहोगे तो वैसे ही एक वीडियो बना दूंगा। अगर तुम कहते हो तो कमेंट कर दो एमसीक्यू, अगर वो वीडियो चाहिए, 100 कमेंट एमसीक्यू के मुझे मिल गए तो मैं वो वीडियो बना दूंगा। ठीक है, इस साल के एमसीक्यू के ऊपर। तो ये क्या हो जाएगा? इसमें आंख से आंसू बहे होंगे, ऑप्शन डी कर लेंगे। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 2, अम्मा की तुलना किससे की गई है? तो अम्मा कहीं लिखा होगा इन कविताओं की लाइन में। देखिए यहाँ पर, मैं न रोऊंगा कहा होगा और फिर पानी बहा होगा, दृश्य उसके बाद करे, पांचवे की याद करे, भाई पागल बहन पागल और अम्मा ठीक बादल। यानी भाई तो पागल, बहन भी पागल, लेकिन अम्मा ठीक बादल। तो अम्मा का किससे बात हुई है? बादल से। अम्मा की तुलना किससे हुई है? बादल से। ऑप्शन में है बादल, ये रहा ऑप्शन सी है बादल, देख लो। तो अगर तुमने कविता को ध्यान से पढ़ लिया, या फिर जो पैसेज है ऊपर उसको ध्यान से पढ़ लिया, तो तुम्हारे ये जो है बिल्कुल इजी हो जाएंगे, क्योंकि आपको आंसर के साथ मतलब एमसीक्यू भी दे रखे हैं, ऑप्शन भी दे रखे हैं। ठीक है, अगला देखिए, कवि के अनुसार उसकी भाभीियों की क्या विशेषता है? ठीक है, तो भाभीियों की विशेषता बतानी है। तो देखिए यहाँ पर पढ़ते हैं, कहीं भाभी लिखा हुआ है क्या कविता में? मैं न रोऊंगा कहा होगा और फिर पानी बहा होगा, दृश्य उसके बाद करे, पांचवे की याद करे, भाई पागल बहन पागल और अम्मा ठीक बादल और भोजी और सरला। तो भोजी क्या होती है? भाभी। ठीक है, उसमें यूपी वगैरह में बोलते हैं शायद। तो भोजी, अब तुम्हें अर्थ पता होना चाहिए, थोड़े सा जो है नॉलेज होनी चाहिए। तो भोजी का मतलब भाभी की बात हो रही है यहाँ पर, और भाभी और सरला, सहज पानी सहज तरला, शर्म में भी रो न पाए, खूब भीतर छटपटाए। ठीक है, तो ये भाभी की बात हो रही है कि भाई शर्म भी आती है, छटपटाती भी हैं। ठीक है, सरल स्वभाव होता है। तो ऑप्शन देख लीजिए एक बार, भाभीियों के बारे में क्या दे रखा है? आंखों में आंसू आना, ये भी भाभीियों की विशेषता है। शर्म करने वाली ये भी है, मन में छटपटाने वाली ये भी है, उपयुक्त सभी, उपयुक्त सभी दे रखा है ना, तो 100% यही हो जाएगा। ठीक है, देख लेना। और आपने देखा भी, ये देखिए शर्म करने वाले भी था और छटपटाने वाले भी था, देखिए ये रहा।
भोजी है, यहाँ पर लिखा हो, यहाँ से स्टार्ट हुई भाभी की बात, ठीक है। और भोजी और सरला, सहज पानी सहज तरला, शर्म में भी रो न पाए, खूब भीतर छटपटाए। तो ये सारी जो है भाभीयों की विशेषताएं हैं। तो इसमें क्या कर लेंगे, उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी कर लेंगे। अगला है कवि के अनुसार शर्म के कारण क्या नहीं कर पाए। तो ये आपको थोड़ा देखना पड़ेगा कि भाई शर्म के कारण क्या नहीं कर पाए। ऑप्शन पढ़ लीजिए, हंस नहीं पाए, घूमने नहीं जा पाए, रो भी न पाए, अधिक खर्च नहीं कर पाए। तो देख लीजिए एक बार लाइन, इन लाइनों में ही उत्तर देखने भाई, कभी अपनी तरफ से देने लग जाओ। तो देखिए यहाँ पर शर्म कहाँ लिखा हो, ये रहा, शर्म में भी रो न पाए। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन रो वाला, ऑप्शन सी कर लेंगे, रोने वाला। शर्म में भी रो भी नहीं पाए, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, तुम्हें आसान लग रहे होंगे, ठीक है, लेकिन इतने ही आसान है अगर तुम्हें करने आ गए, और जिसको करने नहीं आते ना वो भाई फिर जो है उसको आसान नहीं लगेगा। ठीक है, तुम्हें करने आते हैं, ठीक है, मैं तुम्हें इजी ट्रिक से करवाता हूँ इसलिए तुम्हें आसान लगते हैं। ऐसे ही आएंगे तुम्हारे, कोई थोड़ी ज़्यादा हार्ड थोड़ी ना आ जाएंगे, ऐसे ही आएंगे। अगला है उपयुक्त काव्यांश में किस संख्यात्मक संख्या का जिक्र है। तो ये देखो थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बना दिया कि ऊपर जो काव्यांश दिया है, जो कविता की लाइनें दी हैं, उसमें किस संख्या का जिक्र है, 7वीं, 9वीं, 5वीं या फिर उपयुक्त सभी। तो एक बार देख लेते हैं, कहीं लिखी होगी कोई संख्या। देखिए यहाँ पर, मैंने रोऊंगा कहा होगा और फिर पानी बहा होगा, दर्श है उसके बाद करे, 5वें की याद करे, 5वां, ये रहा 5वें। ठीक है, और तो कोई नहीं है ना, कभी उपयुक्त सभी भी हो सकता है। देखो 5वां ही है सिर्फ, 7वां 9वां तो कहीं लिखा हुआ नहीं है। तो इसमें ऑप्शन के अनुसार कर लेंगे 5वां, यानी कि ऑप्शन सी कर लेंगे। तो ये आपका गद्यांश काव्यांश हो गया, ऐसे करने हैं। अब आते हैं भाई आपके जो है काव्य खंड यानी कि कविताओं के प्रश्न बहुविकल्प पे। ठीक है, पथ में रात हो जाने से डर से कौन जल्दी जल्दी चलता है, हाथी, कवि, चिड़िया या पथिक। ठीक है, ऐसे ऑप्शन देते हैं कि भाई कंफ्यूज हो जाए बंदा अगला, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपकी कविताओं में, कवि भी है, चिड़िया की भी कविता है, ठीक है, पथिक। तो इसमें क्या हो जाएगा, पथ में तो भाई रात हो जाने के डर से कौन जल्दी जल्दी चलेगा, पथिक ही चलेगा। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन डी पथिक। अगला है पतंग कविता की रचयिता खालिस्तान है, ये खालिस्तान आएगा। ठीक है, इस प्रकार से। तो इसमें आपको बताना है, कमेंट करके बताओ इसका क्या आंसर होगा। ठीक है, इसके ऑप्शन नहीं है, ये तुम्हें कमेंट करके बताना है पतंग कविता के रचयिता कौन है। ओके, आगे देखिए, क्या तुमने भाषा को सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा, ये किसने कहा, कविता ने, बादल ने, लेखिका ने, बात ने। तो ये बात ने कही थी। ठीक है, यानी कि ये बात ने कही थी। तो इसमें ऑप्शन डी कर लेंगे। अगला है कथन कारण, ऐसे कथन कारण बना देंगे प्रश्नों के। ठीक है, यानी कि थोड़ा घुमा फिरा के पूछेंगे। कथन है दूरदर्शन के अधिकारी अपाहिज, यानी कि ये कैमरे में बंद अपाहिज कविता से लिया गया है। दूरदर्शन के अधिकारी अपाहिज व्यक्ति से प्रश्न पूछ कर उसे रुला देना चाहते थे। तो बिल्कुल सही बात है, रुलाना ही चाहते थे वो लोग। ठीक है, प्रश्न पूछ रहे थे बार बार में, उनका क्या मकसद था कि भाई ये कैसे भी रो पड़े एक बार, फिर हमारी जो है टीआरपी बढ़ जाएगी, हमारा कार्यक्रम अच्छा चलेगा। तो इसमें क्या कर लेंगे हम, मतलब कथन तो सही है। कारण देखिए, वे लोग अपने प्रोग्राम को रोमांचक बनाना चाहते थे। तो दोनों सही है भाई, कथन भी सही है, कारण भी सही है, और ये व्याख्या भी करता है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन सी कर लेंगे, कथन सही है और कारण उसकी सही व्याख्या करता है। सही है भाई, ऑप्शन सी कर लेंगे इसमें। इसके बाद आगे देखिए, उषा कविता में प्रातःकालीन नीला आकाश किसके जैसा बताया गया है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो किसके जैसा बताया गया है, शंख जैसा। इसके अलावा हम आगे चलते हैं। आगे देखिए किताब के प्रश्न आते हैं। पहला है भगतिन के विवाह और गोना में कितने साल का अंतर था। इस क्वेश्चन का आंसर दे देना, मान जाऊंगा कि भाई तुम्हारी हिंदी की तैयारी तगड़ी है। ठीक है, जो राइट आंसर होगा उसको मैं पिन करूंगा। ठीक है, जो भी राइट आंसर होगा, अगर तुम्हें नहीं आएगा तो नेक्स्ट वीडियो में मैं तुम्हें आंसर बता दूंगा, लेकिन मैं देखना चाहता हूं तुम्हारे में कितना दिमाग है। इसका आंसर दे देना। अब ये इसका आंसर कैसे निकलेगा पता है, तुम्हें ये पता होना चाहिए भाई उसका विवाह कितने साल में हुआ और गोना कितने साल में हुआ, दोनों का डिफरेंस जो है वो इसका आंसर होगा। तो कमेंट करके बताना। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए थोड़ा घुमा फिरा के पूछा है, डायरेक्ट नहीं पूछा कि भाई विवाह कब हुआ या गोना कब हुआ, दोनों में कितने साल का अंतर था, यानी कि विवाह और फिर जो है विवाह करके ससुराल जाना गोना, तो उसमें कितना अंतर था ये बताना है, कमेंट करना इसका आंसर। अगला है चूरण बेचने वाले, ये चूरण है, चरण लिखा हुआ, चूरण बेचने वाले को लोग किस नाम से पुकारा करते थे, चूरण वाला, मुन्ना भैया, भगत जी। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, भगत जी। इसके बाद हम आगे चलते हैं। काले मेघा पानी दे पाठ के आधार पर बच्चों की टोलियों के नाम थे। तो काले मेघा पानी दे में बच्चे थे, उनकी टोलियां बनी हुई थी, उनका नाम बताना है, टोलियों के क्या नाम थे। पहला ऑप्शन है भीमसेना, इंद्रसेना,
दूसरा है इंद्रसेना बच्चा मंडली, तीसरा है मेंढक मंडली इंद्रसेना, चौथा है टीम एक्सपार्क या मेंढक फोर्स। ठीक है, यानी कि आपको बताना है भाई क्या कौन सा सही आंसर होगा भाई। मेंढक मंडली नाम था, भीमसेना नाम था, टीम एक्सपार्क नाम था, मेंढक फोर्स नाम था, इंद्रसेना था। तो क्या था, मेंढक मंडली या फिर इंद्रसेना, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला है लुट्टन पहलवान ने श्यामनगर के दंगल में किस पहलवान को हराया था। थोड़ा सा घुमा फिरा के, इसलिए मैं कह रहा हूँ अब की बार क्वेश्चन थोड़े घुमा फिरा के आएंगे। ठीक है, अगर तुम्हें वीडियो चाहिए MCQ की तो बता देना। तो लुट्टन पहलवान ने श्यामनगर के दंगल में किस पहलवान को हराया, ये आपको बताना है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, चांद सिंह को। ठीक है, चांद सिंह, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला है सृष्ट की समानता का उपमान है, सृष्ट की समानता का उपमान बताना है तो वो हो जाएगा अवधूत, ऑप्शन सी हो जाएगा। इसके बाद आएंगे अभिव्यक्ति माध्यम के MCQ बहुत आएंगे भाई तुम्हारे पेपर में। अगर तुम्हारे MCQ भी क्लियर हो गए ना तो पास हो जाओगे इनसे ही, तुम MCQ से ही। ठीक है, तो इसलिए अगर डेडिकेटेड वीडियो चाहिए तो बता दो। तो समाचार लेखन की सबसे लोकप्रिय शैली है तो कौन सी हो जाती है, उल्टा पैरामिड शैली जो है सबसे लोकप्रिय शैली है। ठीक है, ऑप्शन सी कर लेंगे। अगला है भारत में इंटरनेट कब आरंभ हुआ, ये तुम बता दो। तुम बताओ, एक क्वेश्चन हर किताब से तुमसे पूछता हूँ भाई। ठीक है, तुम्हारी तैयारी का भी पता चल जाएगा। अगला है कुटेव शब्द का क्या अर्थ है। तो कुटेव का अर्थ होता है बुरी लत। क्या होता है, बुरी लत, यानी कि किसी को बुरी लत लग जाती है तो इसे कहते हैं कुटेव। अगला है पत्रकार कितने प्रकार के होते हैं। तो हमेशा ध्यान रखना पत्रकार होते हैं 3 प्रकार के, ऑप्शन सी कर लेंगे, 3 प्रकार के। आगे इसमें एक अभिकथन कारण बना रखा है, ये देखिए इंपॉर्टेंट है। पहला है अभिकथन, समाचार का शीर्षक आकर्षक और संक्षिप्त होना चाहिए। तो बिल्कुल सही बात है भाई, समाचार का शीर्षक जो है ना, ऊपर की हेडलाइन, जैसे कोई भी हेडलाइन आती है अखबारों में तुम पढ़ते हो ना, तो वो छोटी होनी चाहिए, तभी तो थोड़ा जो है जो भी लोग पढ़ेंगे वो जल्दी समझ जाएंगे। तो ये सही है। कारण है क्योंकि शीर्षक ही पाठकों को समाचार पढ़ने के लिए प्रेरित करता है। बिल्कुल सही बात है भाई, सही है, दोनों कथन दोनों सही है और सही व्याख्या करता है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन बी कर लेना, दोनों सही है और सही व्याख्या करता है। अगला फिर जो है व्याकरण के आएंगे, बहुविकल्पी, मतलब बहुविकल्पी से प्रश्न पत्र भरा पड़ा है भाई। ठीक है, सिर्फ बहुविकल्पी भी अगर तुम्हारे सही हो गए आराम से पास हो जाओगे। तो अगला है मनोरथ शब्द में कौन सी संधि है। तो मनोरथ में आपको संधि बतानी है, तो इसमें हो जाएगी विसर्ग संधि, मन है प्लस रथ, मनोरथ। ठीक है, और देखो बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं कि भाई सेम टू सेम आ जाएंगे सारे पर्सन। देखिए सेम टू सेम तो नहीं आएंगे, लेकिन पैटर्न यही रहेगा। फॉर एग्जाम्पल अब ये क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अव्ययभाव समास का उदाहरण है। तुम्हारे ऐसे आ सकता है, निम्नलिखित में से कौन सा द्वंद्व समास का उदाहरण है, कौन सा कर्मधारय का उदाहरण है। ठीक है, तो पैटर्न समझो कि भाई हमें क्या क्या पढ़ना है। तो इसमें क्या हो जाएगा, यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार। चलो मैं तुमसे पूछता हूँ, रुपया पैसा, ऑप्शन बी कौन से समास का उदाहरण है। रुपया पैसा कमेंट करके बताओ। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये आया था एक बार, रुपया पैसा। अगला है शुद्ध वाक्य कौन सा है। इनमें जो है मुझसे भी गलती हो जाती है भाई, ये ध्यान से करने पड़ते हैं। पहला है सड़कों को चौड़ी करनी जरूरी है, तो ये तो गलत है। कई तो साफ पता चलते हैं ये तो गलत है भाई, चौड़ी करना आएगा, करनी थोड़ा ना आएगा, तो ये तो गलत है। अगला है हमें सड़क चौड़ी करना जरूरी है, हमें सड़क चौड़ी करना जरूरी है, ये थोड़ा सा गलत लग रहा है, वैसे सही भी है, हमें सड़क थोड़ी चौड़ी करनी जरूरी है, ये भी गलत हो जाएगा। अगला है सी ऑप्शन, सड़कें चौड़ा करना जरूरी है, तो इसमें क्या गलती है, सड़कें चौड़ी करना जरूरी है, चौड़ी आता चौड़ा लिख रखा है, ये गलती है। ऑप्शन डी देखिए, सड़कों को चौड़ा करना जरूरी है, ये सही है, बिल्कुल बोलने में भी सही लग रहा है। मैं तो ऐसे ही देखता हूँ कौन सा बोलने में सही लग रहा है, तो ये सही है, सड़कों को चौड़ा करना जरूरी है, ऑप्शन डी कर लेंगे। अगला देखिए, महेंद्र का संधि विच्छेद करना है, महेंद्र का, तो महा प्लस इंद्र, महेंद्र, ऑप्शन ए ही हो जाएगा। अगला जो है इस प्रकार के प्रश्न बहुत आएंगे, मिलान कीजिए। ठीक है, एक टेबल सी बनी आएगी, ठीक है, उसमें एक तरफ आपको कुछ चीज़ें देंगे, दूसरी तरफ कुछ चीज़ें देंगे, मिलान करवाएंगे। ठीक है, ऑप्शंस तो नीचे आते हैं इनके ऑप्शंस कि भाई पहला किससे मिलेगा, ऐसे बताना है। ठीक है, तो देखो भाई एक दंत, अब एक दंत में कौन सा समास है, एक दंत बहुब्रीहि है। ठीक है, तो पहला किससे मिलेगा, बी से। अब पहला बी किससे मिल रहा है, कौन से ऑप्शन में मिल रहा है, देखो सी और डी में मिल रहा है, तो ए और बी ऑप्शन तो हमारे कट गए। ठीक है, सी और डी बचे हैं सिर्फ। अब आगे देखो राजपुत्र, तो राजपुत्र है राजा का पुत्र, यानी तत्पुरुष समास। ठीक है, तो दूसरा किससे मिला, डी से, तो दूसरा डी किससे मिल रहा है, सी ऑप्शन में, तो यहीं से इसका क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। ओके, इसके अलावा हम आगे देखें,
निम्नलिखित काव्यांश की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। तो या तो आपको व्याख्या करनी है या फिर नीचे और एक प्रश्न देते हैं कि भाई ये जो है दे रखी है कविता, उसके प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो दोनों में से कोई एक चीज़ आपको करनी होती है। अगर आपको व्याख्या सही से आती हो तो व्याख्या करना, वरना मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि ये जो प्रश्न आते हैं ना, इनको करने की कोशिश करना, इनमें पूरे नंबर मिलते हैं। तो ये जो प्रश्न आते हैं इनको करने की कोशिश करेंगे आप लोग, तो इनमें आपको कंप्लीटली पूरे नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। और देखिए प्रसंग करेंगे, उसमें सप्रसंग लिखेंगे पहले, फिर व्याख्या करेंगे, ठीक है। तो उसमें टीचर कहीं नंबर काट भी लेता है अगर तुम्हारी व्याख्या सही से उसको समझ नहीं आई, या फिर प्रसंग में तुमने जो है सब कुछ सही नहीं लिखा तो नंबर कट जाते हैं। लेकिन इनमें अगर तुमने जैसे 1 2 3 4 5 पाँचों के उत्तर दे दिए तो 5 नंबर पूरे मिल जाएंगे। तो ये मैं तुम्हें एक टिप बता रहा हूँ, अगर मैं होता तुम्हारी जगह हमेशा तो मैं क्या करता, प्रश्न वाला प्रश्न करता कि प्रश्नों के उत्तर देने, ठीक है। करने को ये भी कर सकते हैं भाई, व्याख्या भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए, तिरती है समीर सागर पर अस्त्र सुख की दुख की छाया, तो ये किससे ले रखा है, उससे ले रखा है बादल राग से शायद, ठीक है। तो बादल राग हैं, इसके रचयिता का नाम लिख दोगे, फिर थोड़ा सा इसकी व्याख्या कर देना, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो नीचे वाला प्रश्न सोल्व करवा देते हैं, ठीक है। इसमें कैसे क्या करना है, बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से कि जैसे धुल गई हो सलेट पर या लाख खड़िया चाक जैसे मल दी हो किसी ने, तो ये है, ठीक है। तो ये आपका ले रखा है, तो ये किससे ले रखा है, उस्सा कविता से ले रखा है शायद, ये उस्सा कविता से। कवि कौन है इसके, शमशेर बहादुर सिंह है शायद, ठीक है। तो पहला प्रश्न देखिए, कवि ने आकाश के सुंदरीकरण को दर्शाने के लिए किन उपमानों का प्रयोग किया है, तो ये उपमान बताने हैं। तो देखिए यहाँ पर लिख रखा है काली सिल जरा से, लाल केसर से, लाल खड़िया चौक, तो इन सब उपमानों का प्रयोग किया है। यानी क्या क्या कर देंगे हम कि कवि ने आकाश के सुंदरीकरण को दर्शाने के लिए काली सिल, लाल केसर, सलेट आदि उपमानों का प्रयोग किया है, ऐसे उत्तर देना है। अगला है, इन पंक्तियों में कवि ने किस समय के आकाश का वर्णन किया है, यानी कि ऊपर जो पंक्तियां है उसमें किस समय का वर्णन है, तो सूर्योदय से ठीक पहले। जैसे आप देखते हो सुबह सुबह लाल रहता है ना हमारा आसमान, ठीक है, जब एकदम सूरज निकल रहा होता है लाल लाल रहता है पूरा, सुबह सुबह उठते हो, बहुत जल्दी उठ के देखा करो कभी, ठीक है। तो सूर्योदय से पहले, ठीक है, यानी कि भोर का समय, सुबह का समय। अगला है, कई काली सिल और लाल केसर के माध्यम से कवि आएगा, कवि काली सिल और लाल केसर के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं। तो कवि क्या कहना चाहते हैं भाई, काली सिल मतलब अंधेरा, ठीक है। काली सिल, काला क्या होता है, अंधेरा होता है, तो अंधेरे की बात करना चाहते हैं। और लाल केसर में किसकी बात करना चाहते हैं, सूर्य की लालिमा की, ठीक है। तो क्या कर देंगे, कवि काली सिल से अंधेरे और लाल केसर से सूर्य की लालिमा के माध्यम से हमें कहना चाहते हैं। अगला है, कविता और कवि का नाम, तो कविता उषा कविता और कवि का नाम शमशेर बहादुर सिंह। अगला है, उपयुक्त पंक्तियों में लाल रंग किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, तो किसके लिए हुआ है, सूर्य की किरणों के लिए, ठीक है। ये मत लिख देना लाल केसर के लिए ना, यही तो दिमाग लगाना है, लाल केसर, ठीक है। केसर मतलब उत्तर कर देना कि भाई लाल तो केसर के लिए उपयुक्त है ना, लाल केसर जैसी किरणें किसके लिए बताई गई हैं, सूर्य की किरणों के लिए, समझ गए। तो ये थोड़ा ध्यान रखना है आपको। अब आगे चलते हैं, आरोह भाग 2 पर प्रश्न आएंगे। देखिए भाई, कविताओं के प्रश्न आएंगे, कैसे आ सकते हैं, मैंने 2 प्रश्न लिख दिए, ठीक है, या करके, ठीक है। घुमा फिरा के कैसे आ सकते हैं वो तुम्हें बताना चाहता हूँ। जैसे प्रश्न आ सकता है, पतंग कविता के मूल भाव उद्देश्य पर प्रकाश डालिए, तो ऐसे डायरेक्ट जो है प्रश्न आ सकते हैं भाई। एक तो आपके कि भाई इस कविता का उद्देश्य मूल भाव स्पष्ट की, जैसे उषा कविता का मूल भाव, पतंग कविता का मूल भाव, ठीक है। एक आपकी वो कविता कैमरे में बंद अपाहिज, इन तीनों के तो मूल भाव आते ही आते हैं। या फिर जो है थोड़ा घुमा फिरा के प्रश्न आ सकता है, जैसे इसके अथवा में है, उषा कविता में सूर्योदय का या उषा काल का कौन सा जादू टूटता है, कवि ने गांव की सुबह का वर्णन कैसे किया, स्पष्ट कीजिए। तो इस प्रकार से भी आ सकते हैं। यही प्रश्न ऐसे भी आ सकता है, उषा कविता में जो है सुबह गांव के बारे में कैसे वर्णन है वो स्पष्ट कीजिए, या फिर उषा कविता की जो है समरी लिख दीजिए, ऐसे भी आ सकता है, ठीक है। अगला है दूसरा, कवि ने खेत की तुलना कागज से क्यों की, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पक्का कर लीजिए इसको। इसके अलावा इनको पक्का कर लेना जो मैं बता रहा हूँ। कैमरे में बंद अपाहिज में कवि क्या संदेश देना चाहते हैं, देख लो भाई, या तो इसका मूल भाव या इसका संदेश, क्योंकि ये कविता थोड़ी जो है मानवीय करुणा पर स्थित है, तो ये जो है इस टाइप के ही प्रश्न आते हैं इस कविता से, कैमरे में बंद अपाहिज। इसके अलावा गद्यांश आएगा। अब देखिए ऊपर जो गद्यांश था वो था अपठित, ये है पठित, यानी कि आपके पढ़े हुए किताबों से आएंगे। तो इसमें भी ऐसे आएगा, या तो इसकी सप्रसंग व्याख्या करवाएंगे या फिर जो है प्रश्नों के उत्तर देने वाला, जैसे कविता में भी बताया था। तो इसमें भी कोशिश करना कि आप लोग ये करो, ठीक है, नीचे वाला जिसमें प्रश्नों के उत्तर देने हैं,
क्योंकि इसमें पूरे नंबर मिलने के चांस है, इसमें नंबर कट भी सकते हैं। तो ये तो देखिए बाजार के जादू के बारे में लिख दोगे, बाजार ऊपर वाले पार्ट से है ये। इसके अलावा ये करते हैं हम लोग, देख बिन त्याग के दान नहीं होता, अगर तेरे पास लाखों करोड़ों रुपए हैं। अच्छा है, तो ये दे रखा है। अब ये कहाँ से है ये पता चलना चाहिए सबसे पहले आपको। ये है काले मेघा पानी दे से शायद, है ना, काले मेघा पानी दे से है शायद ये। ठीक है, करोड़ों रुपए हैं तो 2-4 रुपए किसी को त्याग त्याग कर दे, त्याग वह होता है जो चीज़, हाँ उससे ये। तो पहला है प्रश्न, गद्यांश के आधार पर पाठ और लेखक का नाम लिखिए। पाठ तो हो जाएगा काले मेघा पानी दे, लेखक हो जाएगा धर्मवीर भारती। दूसरा प्रश्न है, किसके बिना दान नहीं होता। तो पहली ही लाइन देखिए, देख बिना त्याग के दान नहीं होता, यानी कि बिना त्याग, तो किसके बिना दान नहीं होता, त्याग के बिना, ये कर देंगे उत्तर। तीसरा है, वास्तविक त्याग का क्या अर्थ है। तो इसमें एक लाइन है देखिए, वास्तविक त्याग का क्या अर्थ है, ये रहा, त्याग तो वह होता है जो चीज़ तेरे पास भी कम है, जिसकी ज़रूरत भी तुझको है, और अपनी ज़रूरत को पीछे रखकर दूसरे के कल्याण के लिए तो उसे दे दे, तो वह त्याग होता है। यानी इसको थोड़ा सा तुम जो है छोटा करके कैसे लिख सकते हो कि भाई त्याग का वास्तविक अर्थ ये है कि अपनी ज़रूरत की चीज़ भी दूसरों को दे देना। ठीक है, ऐसे लिख सकते हो। अगला है, गद्यांश में प्रयुक्त पंक्तियों में लेखक किस चीज़ की महिमा बता रहे हैं, यानी कि ऊपर जो लिखा हुआ है इसमें किस चीज़ की बात हो रही है ये पूछ रहे हैं। ठीक है, तो इसमें किसकी बात हो रही है भाई, दान की और त्याग की। पूरे उसमें देख लो, पढ़ लो, देख बिना त्याग आ गया एक बार, दान, ठीक है, फिर से त्याग आ गया, फिर से दान आ गया, तो किस चीज़ की बात हो रही है, दान और त्याग की। अगला है, उपयुक्त पंक्तियों में कौन सी शैली का प्रयोग किया गया है। तो इसमें जो है संवादात्मक शैली बोल सकते हो, या फिर तुम संबोधन शैली बोल सकते हो, दोनों सही है। इसके बाद हम आगे चलते हैं, फिर जो है प्रश्न उत्तर आएंगे किताबों की। पहला है, शीर्ष के फूल निबंध में लेखक ने जीवन की किस सत्य का उल्लेख किया है। शीर्ष के फूल से ऐसे ही प्रश्न आते हैं थोड़े से। ठीक है, अगला है, हाय वह अवधूत आज कहाँ, इस कथन को स्पष्ट कीजिए कि लेखक ने ऐसा किसे और क्यों कहा। तो ऐसे भी आ सकता है ये प्रश्न। इसके अलावा दूसरा देखिए, लुट्टन सिंह की चारित्रिक विशेषताएं। एक दो आदमियों की चारित्रिक विशेषताएं पक्की आएंगी, चाहे लुट्टन की आ जाए, चाहे कृष्णदा की आ जाए, यशोधर बाबू की आ जाए, ठीक है, किसी की भी आ जाए, लेकिन पक्का आएंगी एक दो इंसानों की चारित्रिक विशेषताएं, तो पक्का कर लो। या फिर ये प्रश्न ऐसे भी आ सकता है, देखो ये मेरा करवाने का क्या फ़ायदा है, मैं आपको बता देता हूँ कि भाई कैसे कैसे प्रश्न आ सकता है, तो तुम्हें घबराना नहीं कि ये क्या आ गया, उत्तर एक ही होते हैं। ये 3 प्रकार से लिख रखा है, देखो प्रश्न दूसरा, लुट्टन सिंह की चारित्रिक विशेषताएं लिखिए, या फिर ऐसे भी आ सकता है, लुट्टन सिंह की कीर्ति दूर दूर तक कैसे फैल गई, या फिर ऐसे भी आ सकता है, शेर का बच्चा किसे कहा गया, तो वो भी लुट्टन सिंह को। तो ये तीनों का उत्तर एक ही लिख सकते हो। ठीक है, प्रश्न कैसा भी आ जाए, जो पढ़ के जाओगे वो लिख देना। आगे देखिए, कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई या डिजिटल दुनिया पर एक लेख लिखना, ये भाई इंपॉर्टेंट है, पक्का कर लिए। कृत्रिम बुद्धि यदि एआई के ऊपर लेख लिखना आ सकता है, या फिर डिजिटल दुनिया पे आ सकता है, या फिर कोई और करंट टॉपिक होगा ना उस पर आएगा, या फिर जो है इसके अथवा में दैनिक कक्षा कार्य को लेकर अध्यापक और छात्र के बीच संवाद लिखिए। ये संवाद लिखने आते तुम्हें, ऐसे लिखने होते देखो। ठीक है, यानी कि दैनिक कक्षा कार्य पे लिखना है कि भाई रोज कक्षा में क्या कार्य होते हैं। तो सबसे पहले भाई टीचर आते हैं क्लास में, ठीक है, तुम सब स्कूल में पढ़ते हो, तुम्हें पता होगा, टीचर आते हैं, फिर क्या बोलते हैं कि भाई सबको अटेंडेंस दो, सब फिर अटेंडेंस देते हो, तुम हाजिरी लगवाते हो, ठीक है, फिर पढ़ाना शुरू करते हैं। तो ऐसे बना के लिख देना। अगला है, कहानी और नाटक में अंतर स्पष्ट करें, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। या फिर ये ऐसे भी आ सकता है कि कहानी का नाट्य रूपांतर करते समय किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो दोनों प्रश्न एक ही हैं, ये बस मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ, इसलिए मैंने ये अथवा और करके लिखे हुए हैं कि भाई कैसे भी प्रश्न आ सकता है। इसके बाद हम आगे चले, अभिव्यक्ति माध्यम में देखिए, प्रिंट माध्यम से क्या अभिप्राय है। या फिर आ सकता है, फीचर लेखन क्या है, फीचर लेखन के प्रकार, प्रिंट माध्यम, समाचार पत्र उसके प्रकार। ठीक है, तो ऐसे कुछ भी प्रश्न आ सकता है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। अगला है, रेडियो नाटक की विशेषता। या फिर ये ऐसे भी आ सकता है, रेडियो नाटक किस प्रकार लिखा जाता है। या फिर ऐसे भी आ सकता है, रेडियो नाटक की परंपरा का संक्षिप्त परिचय दीजिए। तो क्वेश्चन कैसे भी लिख के आ जाओ घुमा फिरा के, उत्तर तो वही है। आगे देखिए, वितान के प्रश्न, यशोधर बाबू के किरदार पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। या फिर इसके अथवा में है, यशोधर बाबू के जीवन में किस नंदा की क्या भूमिका थी। तो या फिर किस नंदा की भी चारित्रिक विशेषताएं आ सकती हैं, तो ये पक्का याद कर लो भाई, यशोधर बाबू की किस नंदा, दोनों की चारित्रिक विशेषता याद कर लो, प्रश्न पक्का हो जाएगा तुम्हारा एक। अगला है, जूझ कहानी के माध्यम से लेखक क्या संदेश देना चाहते हैं। या फिर देखो यही प्रश्न कैसे आ सकता है, जूझ पाठ में लेखक ने बचपन से ही मन में पढ़ने के प्रति क्या विचार थे, स्पष्ट कीजिए। तो आपको पता है भाई, पढ़ने के बारे में वो सोचता था कि पढ़ लिख जाऊंगा तो अच्छे से जो है काम नहीं करना पड़ेगा, ये सारा जो हमारे माता पिता करते हैं, ठीक है, और अच्छे से नौकरी कर लूँगा,
पढ़ लिख जाऊंगा तो इस गांव से बाहर निकल के मतलब सही जीवन जीऊंगा, तो ये लिख दोगे। अगला है मोहनजोदड़ो के ऊपर संक्षिप्त लेख लिखिए, या फिर ऐसे भी आ सकता है अतिथि में दबे पाठ में वर्णित बौद्ध स्तूप का वर्णन कीजिए, तो ये कर लेना। अब आगे देखिए व्याकरण के प्रश्न। अनुप्रास अलंकार या यमक अलंकार की परिभाषा, ठीक है, तो ये दोनों मुझे इंपॉर्टेंट लग रहे हैं अब की बार, यमक और अनुप्रास, इनमें से एक आ सकता है, पक्का कर लीजिए। या फिर ऐसे प्रश्न आ सकता है पिपर पात सरिस मंडोला, इसमें कौन सा अलंकार है, तो कौन सा अलंकार है इसमें, पिपर पात सरिस मंडोला, ठीक है, पीपल के पत्तों जैसे, तो इसमें हो जाएगा शायद उपमा अलंकार। अगला है विसर्ग संधि या गुण संधि, भाई पक्का कर लो, दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, विसर्ग संधि गुण संधि, या फिर आ सकता है अयाध्य संधि, ठीक है, तो ये पक्का कर लीजिए। इसके अलावा फिर एक नई किताब है आदर्श जीवन, उससे कैसे प्रश्न आ सकते हैं, तो देखिए 4 आएंगे, लेकिन मैंने 6 लिख दिए, ठीक है, क्योंकि ऐसे भी आ सकता है भाई 6 में से कोई 4 करो, ठीक है, तो इसमें आप देख लीजिए भाई कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, इस टाइप के पक्का कर लेना। पहला है आत्म अनुशासन के द्वारा मनुष्य अपने जीवन को किस प्रकार सफल बना सकता है। दूसरा है जीवन की सबसे बड़ी संपदा क्या है, कार्य में कुशलता लाएं, पाठ के आधार पर स्पष्ट करें, तो ये इंपॉर्टेंट पाठ है, कार्य में कुशलता लाएं। अगला है दुर्गा भाभी कौन थी, दुर्गा भाभी के प्रश्न पक्का आ सकते हैं। अगला है गीता में सच्चा कर्मयोगी किसे कहा गया है, और अगला है भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कैसे समझाया, स्पष्ट कीजिए। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है जीवन में आने वाली चुनौतियों का सामना आप किस प्रकार करेंगे, स्पष्ट करें। तो ये प्रश्न आपकी उस किताब से इस टाइप के आ सकते हैं, अगर तुम कहोगे तो इस पर भी एक डेडिकेटेड वीडियो बना देंगे, ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूँ एमसीक्यू पे एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूँ, क्योंकि एमसीक्यू बहुत आ रहे हैं भाई, पेपर में इतने एमसीक्यू आएंगे कि अगर सिर्फ एमसीक्यू भी कोई अच्छे से कर जाए तो भाई अच्छे नंबरों से पास हो सकता है। तो तुम देख सकते हो सारे के सारे एमसीक्यू भरे पड़े हैं, ठीक है, ये देखो यहाँ से शुरू होते हैं और ऊपर तक चले जाओ, सारे एमसीक्यू आ रहे हैं, ठीक है, कहीं किताबों से, कहीं कविताओं से, कहीं व्याकरण से, कहीं अभिव्यक्ति माध्यम से। तो अगर चाहिए वीडियो एमसीक्यू के ऊपर डेडिकेटेड तो कमेंट कर दो भाई, मैं वीडियो बना दूंगा, ठीक है, लेकिन पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी भाई, मेहनत बहुत लगेगी, छाट छाट के एमसीक्यू लेके आने पड़ेंगे। तो ये थी आज की वीडियो, आज कोई पीडीएफ नहीं है। कौन कौन स्टूडेंट यहाँ तक वीडियो देख रहा है कमेंट करके ज़रूर बताओ, कौन कौन स्टूडेंट यहाँ तक वीडियो देख रहा है कमेंट करके ज़रूर बताओ, ठीक है। सो ये थी आज की वीडियो, इसका आंसर कमेंट कर देना, पतंग कविता के रचयिता कौन है। और एक प्रश्न तुमसे और पूछा था, ये वाला कहाँ गया वो, एक सेकेंड, ऊपर गया शायद, मे बी ना, नीचे, अरे वो वाला था ना भगत दिन वाला, कहाँ गया वो, अरे यार पर्सन ही गायब हो गया आपका हाँ ये रहा, भगत दिन के विवाह और गोना में कितने साल का अंतर था, ये प्रश्न बता देना, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, ठीक है। जिसको ये पता है ना कि भगत दिन का विवाह कब हुआ और एक ये पता है गोना कब हुआ, दोनों के बीच में अंतर बताना है बस, ठीक है, कितने साल का अंतर था कमेंट कर देना। सो ये थी आज की वीडियो, फिर मिलते हैं, जय हिंद जय भारत।